हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पूरे सीरीज को आप अच्छे से देखिए। इस सीरीज में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन जीरो से बेसिक एडवांस बोले तो हीरो लेवल पूरा लेक्चर शूट करने वाला हूं। और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस में मैं कराऊंगा। इस सेशन में हम लोग एसी वर्मा और कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सीरीज को शुरू से लास्ट तक देखिए, फिर आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इतने अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा मैं। एक एक क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी तो कवर होंगे, उनके साथ साथ कोटा का मटेरियल जैसे मैंने बोला और एसी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मैं सारा का सारा सॉल्व करा दूंगा यहीं पे। तो चलो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई ध्यान से रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एकदम बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखना है और अच्छे से आपको पढ़ना है। आप नोटबुक पेन निकाल लीजिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा पूरे लेक्चर को अच्छे से नोट करिए और पढ़िए, तभी पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और इसको रिवाइज भी करते रहिए। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में समझें तो बेसिकली सबसे पहले अपन बात ये बोलते हैं कि चार्ज के बारे में कुछ भी पढ़ लो दुनिया में, आपको पता है कि भाई दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना है। एटम को आपने कुछ यूं पढ़ा होगा ऐसे कि सर कुछ ऐसा स्फेरिकल होता है, इसके सर न्यूक्लियस में सर जो पार्टिकल होते हैं, एक का नाम सर प्रोटॉन होता है, दूसरा का नाम न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे सर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। और सर जो बाहर बाहर ऐसे दिख रहा है इसको ऑर्बिट बोला करते थे सर। तो सर पूरे ऑर्बिट में बेसिकली ये जो बाहर ऐसे माइनस वाले दिख रहे हैं इसका नाम इलेक्ट्रॉन होता था सर। तो हम बेसिकली पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक या यूं बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चार्ज के बारे में आप बच्चों कुछ भी पढ़ो कि चार्ज रेस्ट में है तो क्या होने वाला है, चार्ज मोशन में है तो क्या होने वाला है, चार्ज मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में, आइसोलेटेड मोशन में तो क्या होने वाला है, मतलब एनीथिंग व्हिच इज स्टडी अबाउट चार्जेस। तो कौन सा फिजिक्स का ब्रांच आएगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बोल सकता हूँ कि दिस इज अ स्टडी अबाउट चार्जेस। दिस इज अ स्टडी अबाउट चार्जेस। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्पेशल स्टडी अबाउट चार्जेस। मतलब चार्ज के बारे में आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो हम लोग फिजिक्स के कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला ब्रांच में पढ़ते हैं, राइट। अब चार्ज चाहे रेस्ट में है या फिर मोशन में, मतलब सर अगर मैं चार्ज के बारे में बोलूं, अगर सर मैं चार्ज के बारे में अगर बात करूं तो सर चार्ज के साथ क्या कंडीशन हो सकते हैं कि चार्ज सर या तो रेस्ट में रहेगा, या तो सर जो चार्ज है मोशन में हो जाएगा, या तो सर चार्ज मोशन में हो जाना है। ओके, अब सर अगर मोशन में हुआ तब और क्या बातें कर सकते हैं कि सर मोशन में दो बातें आएंगी कि सर या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होने वाला है, ओके, यूनिफॉर्म मोशन में होगा सर, या फिर चार्ज जो है मेरे भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, है ना। अच्छा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपन एक्सेलरेटेड मोशन में बोलते हैं क्या, आपने 11th में पढ़ा होगा सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नाउ अब मैं देखता हूं कि सर अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो आप आराम से देखिए। स्टडी अबाउट चार्जेस, कुछ भी पढ़ेंगे चार्ज के बारे में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बोला कि सर चार्ज में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इन्हीं के बिहाफ पे इस ब्रांच को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, है ना बच्चों। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि सर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अपन। सर एक कैटेगरी जो है,
एक जो टाइप इसका बना दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके भाई, एक जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड जो सेकंड बना दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, एक सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो स्टडी अबाउट चार्जेज हो गया, चार्ज के बारे में कुछ भी पढ़ ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, अगर नाम में बच्चों ठीक से देखो, नाम को ठीक से देखो, तो नाम में क्या है, मैं इसको अभी फिलहाल हटाता हूँ, नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रो कहीं रहे तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। ओके, और दूसरा इसमें स्टैटिक, स्टैटिक तो मेरे भाई स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी को अपन क्या बोल सकते हैं सर, स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट। अच्छा, इसका मतलब सर इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, स्टैटिक बोले तो रेस्ट, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, तो जब उसके बारे में कुछ भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, कि क्या कुछ कर रहा है ना, तो जो भी चीज पढ़ो तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो किस में आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। यानी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चार्ज के बारे में पढ़ना ही है, बस ध्यान रखना कि चार्ज कैसा पोजीशन में है, रेस्ट में है। ओके, दिस इज also study about charges, this is also study about charges at rest, this is also study about charges at rest। अच्छा सर, अगर चार्ज रुका हुआ रहेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर तब तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, अगर चार्ज रुका हुआ है, रुकने का मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी रुका हुआ है, यानी वेलोसिटी कितने के बराबर है मेरे भाई, 0 के बराबर। ठीक है, अभी मत दिखाना कि सर फ्री फॉल में ऊपर जा रहा है, यहाँ रुक गया। सर अगर रुक गया तो फिर इसमें जी तो नीचे लग रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी जनरली क्या होने वाला है, 0। और दूसरा सर अगर वेलोसिटी ही 0 हो गया तो उस कंडीशन में चार्ज का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोले तो अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रहा है, खुद 0 है, तो वेलोसिटी ही नहीं चेंज करेगा तो मेरे भाई एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं। इसका मतलब सर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में 0 होना है और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ तो मेरे भाई अब इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, तो सर इलेक्ट्रोडायनेमिक और कुछ नहीं है, ये भी चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन डायनेमिक आ गया, डायनेमिक का मतलब कॉज ऑफ मोशन होता है, और इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, यानी चार्ज मोशन में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना पढ़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक बनाया गया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज अगर मोशन में हो रहा है तो क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो a study about charges, study about charges in motion, study about charges in motion। अच्छा, चार्ज मोशन में हो गया, हाँ सर, अगर मोशन में हो गया सर, इसका मतलब वेलोसिटी तो 0 नहीं है, क्योंकि सर वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब रुका हुआ चार्ज, ऐसे रेस्ट में चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी आ गई, मैंने चलना शुरू किया है मेरे भाई। अच्छा, यानी सर वेलोसिटी कुछ न कुछ तो होगा, बस 0 नहीं होगा, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, बस सर 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन 0 नहीं होगा सर। अगर सर वेलोसिटी 0 नहीं है, सर अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है, तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब अगर यहाँ मैंने मान लिया कि मैंने कि एक रेस्ट में चार्ज पार्टिकल था अभी ऐसे, फिर चलना स्टार्ट करता, वेलोसिटी आ गई, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऐसा इसके पास है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड ही रह गया, वो रेट ही नहीं, उसका रेट चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन तो वहां 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब फिर से इसको डिवाइड करा गया फर्दर कि सर अगर चार्ज मोशन में होगा तो कुछ भी पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक को पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक को इसके बेसिस पे फिर से डिवाइड कर दें 2 कैटेगरी में, तो मेरे भाई एक कैटेगरी इसका बोला गया मैग्नेटिज्म। ओके, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है सर,
और दूसरा दूसरा पहले समझ लो, एक तो मैग्नेटिज्म हो गया बच्चों, और दूसरा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो सर मैग्नेटिज्म कब होगा? तो सर मैग्नेटिज्म है क्या सर? ये तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रोडायनेमिक का जो एक ब्रांच बना, इसमें भी हम लोग चार्ज, देखो ये तो पहले ही बोल दिया कि भाई हम चार्ज के बारे में जो कुछ भी पढ़ो इसी में पढ़ेंगे, इसी का कैटेगरी है, तो सारे के सारे टॉपिक में चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो दिस इज मैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है। मतलब मैग्नेटिज्म इज आल्सो study study about charges in कैसा मोशन बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। स्टडी अबाउट चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अच्छा सर यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सर वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, और चूंकि यूनिफॉर्म है तो सर एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं है, चेंज मतलब वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, लेकिन चेंज तो नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है। 2 मीटर पर सेकंड तो 2 मीटर पर सेकंड ही हर जगह, 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड ही हर जगह। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं। ओके, तो कुछ ऐसा है मैग्नेटिज्म में। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसे समझते हैं कि चार्ज था सर, रेस्ट में था। अगर चार्ज रेस्ट में है तब तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, चार्ज मूव कर गया, मोशन हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में फिलहाल। अब यूनिफॉर्म मोशन में हो गया तो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। अब चार्ज मान लो पगला गया है ना, पगला गया एकदम अंधेरी जा रहा है, ऐसे अंधेरवा इधर 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 भाग रहा है। तो अगर अंधेरी भाग रहा बोले तो चार्ज एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर गया। ओके, जैसे एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा ना बच्चों, तो कौन सा ब्रांच पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो मैं बोल दूं क्या? मैं बोल दूं कि दिस इज आल्सो स्टडी अबाउट this is also study about charges in accelerated motion। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या कि मेरे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें सर इस वाले जो ब्रांच दिख रहा है इसमें सर वेलोसिटी चार्ज का जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जीरो नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ओके, इतने सारे ब्रांचेज हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना, धीरे धीरे करके सारे चीजें पढ़नी है पूरे चैप्टर में, लेकिन सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का फर्स्ट सेकंड दोनों मिलाकर बेसिकली पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इस पोर्शन को अपन पढ़ने वाले मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ध्यान रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसका एक ब्रांच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या था? रेस्ट में था। अगर मेरे भाई चार्ज रेस्ट में हो जाए, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर चार्ज रेस्ट में हो गया तो चार्ज के पास अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि सर अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज अगर रुका हुआ है तो चार्ज क्या जनरेट करेगा मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ईएफ लिख दे रहा हूं मैं। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भाई उसके पास अपना एक प्रॉपर्टी होता है। अब ऐसा क्यों होता है अभी आपको नहीं पढ़ना बच्चों, ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल आपको समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके पास अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ही होंगे। वो अपने आसपास चारों तरफ एक फील्ड बना के रखेगा, जिसमें दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा, इसके फील्ड में आएगा। तो ओके, तो समझ लेना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हुआ, और अगर मोशन में कैसा मोशन हो गया मेरे भाई? अगर यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके, अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में बोला कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और उसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि कुछ भी हो जाए चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मेरे भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। मैं इसको शॉर्ट में एमएफ लिख दे रहा हूं दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अच्छा, यानी सर चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होंगे, और अगर चार्ज मोशन में आ गया तो मोशन में अगर यूनिफॉर्म मोशन में है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। ओके, और अगर नॉन यूनिफॉर्म में हुआ बोले तो एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट किया, तो भाई एक्सेलरेटेड मोशन जब करना स्टार्ट किया तो सर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि इसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि मेरे भाई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, साथ में चूंकि मोशन में है, सिंस मोशन में है चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी अपन देखें यहाँ पे ना कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मोशन में आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, लेकिन चूंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद भी एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ध्यान रखना है। कैसा? एनर्जी भी रेडिएट करना शुरू करेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? इतने सारे, अगर कोई डाउट आपको आता है कहीं भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट करें कि सर यहाँ पे डाउट है, मैं अगर हो सकता है तो कमेंट में ही आंसर कर दूंगा, और नहीं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकता हूं। अगर जेन्युइन लगा प्रॉब्लम, भाई जरूर दिक्कत आने वाला, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही अपन बात की थी टोटल बातें चार्ज पे हो रही है, टोटल बातें चार्ज पे। कुछ देर पहले मैंने बताया भी था कि कोई अगर एटम है तो एटम को आप इस तरह से देखें तो सर बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं सर, और बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा खास है बच्चों, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको हर बार आने वाले इस पूरे चैप्टर में, तो ध्यान रखना है जो चार्ज पार्टिकल है इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके, ध्यान देना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको अच्छे से, भाई ठीक से समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम है आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर ही दूंगा। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं। अब अगर मैं चार्ज पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो जो एक फर्स्ट पार्टिकल अपन देखें उसका क्या नाम था भाई? इलेक्ट्रॉन था। एक तो इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, दूसरा एक और क्या था मेरे भाई? प्रोटॉन था। दूसरा क्या था? प्रोटॉन था। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा क्या है? तीसरा न्यूट्रॉन है मेरे भाई। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। ओके, तो फिलहाल ऐसा नहीं है बच्चों कि तीन ही पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में तीन ही पार्टिकल है, नहीं, इसके अलावा आपको पॉजिट्रॉन मिल जाएंगे, है ना, न्यूट्रिनो मिल जाएंगे, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे ढेर सारे पार्टिकल, है ना, 30+ पार्टिकल अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, लेकिन फिलहाल मुझे तीन की ही जरूरत है, इसलिए मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा सा और कुछ पार्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, ध्यान देना। अभी फिलहाल आपको समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या चीजें याद रखनी है मुझे। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं चार्ज का नेचर बताऊं कि सर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, अगर चार्ज का नेचर के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे सर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। प्रोटॉन पे सर पॉजिटिव चार्ज होता है सर। न्यूट्रॉन तो सर न्यूट्रल ही है, इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, जीरो चार्ज। मैं लिख दे रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, या फिर मैं लिख दूं न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है मेरे भाई, ध्यान रखना, है ना। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। ओके, अच्छा सर ये बात तो मैं समझ गया, और क्या समझ सकते हैं सर? तो एक और बात ध्यान रखना मेरे भाई कि चार्ज का नेचर तो समझ में आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल है जो भी, लेकिन सर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? सर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? जो चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होता है सर? सर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, what is the quantity of charge that can be appear on electron और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे भाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, आगे मैं बताऊंगा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। ओके, अभी बस आपको समझना है माइनस। अच्छा, माइनस जब मैं इलेक्ट्रॉन को कहीं यूज करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चंस बनाने में यूज करूंगा, तो माइनस नहीं लेंगे वहां, ध्यान रखना। माइनस हमको नेगेटिव क्या बता रही है कि दिस इज द चार्ज अपीयर ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन खुद बता रहा हूं मैं नेगेटिव नेचर का है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन बच्चों मेरे साथ साथ ही आपको याद कर लेना चाहिए वैल्यू, बार बार बोलो, बार बार देखो, एक एक बात को लिखो, नोट करोगे आप अच्छे से समझ जाओगे और याद भी हो जाएगा। ओके, प्रोटॉन पे कितना होता है सर? इतना ही वैल्यू होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, नाउ न्यूट्रॉन पे कितना होता है? तो सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है ना, तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है तो सर इस पे चार्ज होगा ही नहीं ना, तो सर जीरो लिख दो ना। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज पार्टिकल होगा ही नहीं तो जीरो होगा, कुछ है ही नहीं, उस पर चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे और बच्चे, थोड़ा सा आगे और देखना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज के अलावा, चूंकि पार्टिकल है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल है,
अगर पार्टिकल है तो सर कुछ ना कुछ तो मास रहा होगा, हाँ भाई मास तो रहा ही होगा। तो मेरे भाई जब अपन मास के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप याद रख लेना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ग्राम में कई डेटा आप चेंज करके लिख सकते हो, है ना, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, केजी इज यूनिट ऑफ, पता है ना, मास। ओके, नाउ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बोलूं तो प्रोटॉन का मास क्या होगा 1.672 इंटू 10⁻27 kg। 27 kg। ओके मेरे भाई, अब अगर न्यूट्रॉन के बारे में बोले तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना सर, कितना, तो सर 1.672 के जगह यहां सर 4 हो जाएगा, बाकी सारे डेटा सेम रहने वाले हैं। अच्छा सर इसमें ज्यादा का अंतर तो नहीं है, 1.66772 एंड 4, हाँ यार बहुत थोड़ा का अंतर है। तो आप लिख सकते हैं सर, एक चीज आप बता दो, क्या मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है क्या? हाँ ये चीज तो याद रख लेना, ज्यादा का फर्क नहीं है सर। अच्छा सर ये पार्टिकल जो है मैंने 9th क्लास में पढ़ा था सर कि इनको अलग अलग व्यक्तियों ने इनका डिस्कवर किया, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट, और सारे साइंटिस्ट मिलकर इसको खोजे सर, डिस्कवर किए। तो कौन कौन है, थोड़ा सा जरा नाम लिख लो, नाम लिख लो। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कि जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन साहब ने बताया भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। बाकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने 9th क्लास में ऑलरेडी, मैं मान के चल रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ओके, तो अब देखो प्रोटॉन का, तो भाई प्रोटॉन का सबको पता है, ई गोल्डस्टीन लिखते हैं, है ना, ए गोल्डस्टीन, है ना, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक साहब ने। अच्छा एक चीज और आता है सर, अभी तो आपने देखा था कि अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर सर न्यूक्लियस है, हाँ जी न्यूक्लियस है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये चीज तो न्यूक्लियस है, ये जो अंदर वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन, है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। और ध्यान रखना, एक में बहुत एकदम नोट टाइप का चीज है, याद रख लेना इसको, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन कहलाएंगे। आगे आगे क्या है, अगर अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा और, तो यहाँ पे सर जो न्यूक्लियस था, जो सर न्यूक्लियस था, तो सर न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होने वाला है, न्यूक्लियस का अगर मैं बोलूं कौन डिस्कवरी करा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने करा, रदरफोर्ड ने करा। किसने करा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी। कहीं कहीं गोल्डस्टीन लिखता भाई, गलत है, याद रखना, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने करा, रदरफोर्ड ने करा। ओके, ये तो थोड़ा सा ऐसी बात हो गया भाई, थोड़ा सा डिस्कवरी पे ये सब सारे डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में यूज होते हैं ना। अभी तक जितने भी चीजें पढ़े हैं, अभी तक जितने भी चीजें पढ़ा गया ना, सब चार्ज के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो सर चार्ज होता क्या है, सर चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, कि सर आखिर चार्ज है क्या। तो देखना मेरे भाई, थोड़ा सा इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो कि ए एक व्यक्ति है, मान लो एक पर्सन ए है ना, एक पर्सन ए है मेरे भाई, और दूसरा पर्सन यहाँ पे एक और है, दूसरा पर्सन यहाँ पे मेरे भाई एक और है। ओके, दूसरा पर्सन, मान लो इसका नाम चंगू है, इसका नाम मेरे भाई चंगू है, और इसका नाम मंगू है। इसका नाम क्या है मेरे भाई, मंगू। बोला ए, अब देखो मंगू, मंगू नाम है तो मांगता है ना, तो मंगू चंगू से मांगता है। अभी तक चंगू को पता था कि मंगू एक ईमानदार व्यक्ति है, मंगू एक ईमानदार आदमी है, दिस इज द ऑनेस्ट मैन। बस चंगू को ये पता था कि मंगू कैसा है, ऑनेस्ट पर्सन है। कैसा पर्सन है मेरे भाई, ऑनेस्ट पर्सन। ओके, तो ऑनेस्ट होना किसी आदमी को नेचर को बताता है ना, यानी ईमानदारी क्या है, क्या ये आदमी है, ईमानदारी कोई आदमी नहीं है मेरे भाई, ईमानदारी किसी आदमी का, किसी पर्सन का प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि एक ईमानदार है, उसका एक नेचर है। ओके, नाउ अब मंगू बोला कि हे भाई चंगू,
ये भाई चंगू मुझको मुझको क्या करो, 1 लाख रुपए चाहिए। ई इससे 1 लाख रुपए मांगा तो चंगू को लगा ये तो ईमानदार है। अब इसको 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया। बोला कब दोगे, ये बोला कि 1 मंथ में मैं दे दूंगा, 1 मंथ में मैं दे दूंगा। बोला अच्छा ठीक। अब देखते देखते 1 महीना चला गया। जैसे ही 1 महीना चला गया तब तब चंगू मंगू मांग लिया 1 लाख। तो चंगू बोलता है भाई मेरा पैसा लौटा दो 1 लाख रुपए। तो ये साफ साफ मना कर देता है, मैंने कोई पैसा नहीं लिए, है ना। मंगू साफ साफ मना कर दिया। उस दिन चंगू को पता चला कि ऑनेस्ट नहीं है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है और क्या चीज, डिसऑनेस्ट का। किसका, डिसऑनेस्टी का। तो मेरे भाई डिस माने बेईमानी का। तो क्या बेईमानी किसी आदमी का नाम हो गया, नहीं। क्या सर बेईमानी कोई आदमी है, नहीं। तो बेईमानी क्या है, इस आदमी का नेचर है। उसी तरह से चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चार्ज किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी कि मान लो ये चार्ज है, अब दूसरा चार्ज पार्टिकल किसके आसपास लाएंगे तो ये उस पर या तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा या खुद उसके कारण लगाए हुए फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। समझे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, है ना। एकदम एक एक चीज जीरो से पढ़ेंगे अपन। चार्ज है क्या, मैं बोल सकता हूं इट इज एन intrinsic property, it is an intrinsic property of any material, it is an intrinsic property of any material for which it experiences or exerted some इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप लिख सकते हैं, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अराउंड इट एक्सपीरियंसेस और एक्सर्ट सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अराउंड। मतलब सर चार्ज क्या है, किसी पार्टिकल का, किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण ई खुद या तो कहीं से दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या एक्सर्ट करता है। तो उस प्रॉपर्टी का ही नाम क्या है मेरे भाई, चार्ज है। उस प्रॉपर्टी का ही नाम मेरे भाई क्या है, चार्ज है। ओके सर, अच्छा ठीक है। तो मेरे भाई चार्ज को कुछ लेटर से डिनोट करते होंगे, कुछ अल्फाबेट से। हाँ, जनरली चार्ज इज इट इज डिनोटेड बाय या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों में से किसी से भी आप डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। अच्छा ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, बढ़िया। अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चों, तो अब इसके आगे चलते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है कि अगर चार्ज क्यू या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो मेरे भाई अब देखना, चार्ज सर 10th क्लास में आपने पढ़ा था, है ना। 10th क्लास में सर आपने पढ़ा था क्या कि सर I इज इक्वल टू, मुझे पता था सेंस, I इज इक्वल टू, आई बोले तो करंट, आई बोले तो बच्चों करंट, एंड करंट इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो सर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपने पढ़ा था, है ना। तो सर ये क्या है, I क्या है, करंट है सर, इलेक्ट्रिक करंट है सर। ओके, और क्यू क्या है सर, ये तो चार्ज अभी अभी आपने बताया था सर कि चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। टी इज व्हाट बच्चों, टी स्टैंड फॉर टाइम। अच्छा, तो सर यहाँ से जिस दिन चार्ज निकालना पड़ जाए, सर जिस दिन यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ जाए, सर टी को इधर भेज देंगे। तो सर करंट आई इंटू टी हो जाएगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो चार्ज इज इक्वल टू सर आई इंटू टी हो जाएगा। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम हो गया। तो सर इसका अगर यूनिट की बात करें, आप इसका यूनिट की बात करें, तो सर करंट का यूनिट सर एम्पियर होता है। मैंने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है सर, 10th क्लास में ही पढ़ रखा है सर। करंट का यूनिट एम्पियर होगा, अभी 12th में आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो करंट का क्या हो गया सर, एम्पियर। सर टाइम का तो सेकेंड हो जाएगा, ऐसा ही टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब एम्पियर सेकेंड, यानी सर ये चार्ज है, सबको पता है सर क्यू क्या है सर, चार्ज है। तो चार्ज का जो यूनिट होगा क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। और सर एम्पियर सेकेंड का ही नाम है,
एम्पियर सेकंड का ही क्या नाम है? कूलम। एम्पियर सेकंड का ही क्या नाम है बच्चों? कूलम। यानी एम्पियर सेकंड इज नोन एज कूलम। तो कूलम साहब का बहुत मेहनत था इसमें, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर रख दिया कि एम्पियर सेकंड को क्या बोलेंगे? कूलम बोलेंगे, और इसको सी से डिनोट करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ, अगर मैं चार्ज बोलूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैं लिख सकता हूं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या फिर जनरली इसको कूलम ही बोलते हैं, कूलम ही बोलना आप भी, या फिर है ना कूलम लिख लो, या फिर इसको सीएस से लिख लो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया बच्चों? कूलम हो गया। ओके नाउ अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट के बाद मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट ध्यान से सुन लेना। अगर मैं बोलूं कि सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ, अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा सर, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है भाई ध्यान से देखना, इसको दो कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया कि सर अगर कोई चार्ज, ध्यान से देखना सर, अगर कोई चार्ज सर रेस्ट में हो जाए, कैसा हो जाए सर? अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो जाए तब क्या होने वाला है सर? और अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर मोशन में हो जाए, मोशन में हो जाए तब क्या करेंगे सर? क्या दोनों में सेम यूनिट? नहीं, सीजीएस यूनिट में जब रेस्ट में चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका नाम है, उसका नाम है ना, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम, या ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं आप इसको स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम भी आप बोल सकते हैं। शॉर्ट में आप ऐसे लिख दें एसटी कूलम, शॉर्ट में आप क्या लिख दें? एसटी कूलम, ठीक है, एसटी कूलम। और इसको क्या बोल सकते हैं सर? और भी कुछ बोला गया? हाँ, एक और नाम है फ्रैंकलिन। और क्या नाम है? और नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन बोलते हैं। अच्छा, तो सर जो रेस्ट पे था तो आप ईएसयू बोले, या इसी का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, या स्टैट कूलम बोले, एसटी कूलम, या आप फ्रैंकलिन बोले, एक ही बात है। और ध्यान रखना ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। मैं बोल दूं फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। याद रखना बच्चों, जो ये दिख रहा है आपको फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का। फ्रैंकलिन क्या है? चार्ज का मेरे भाई स्मॉलेस्ट यूनिट है, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? चार्ज का, ठीक है। तो फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, याद रख लेना है। ओके, अब अगर चार्ज मोशन में हुआ तब सर अगर चार्ज मोशन में हुआ तब होता है EMU, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ओके। EMU बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलो, या फिर एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट कूलम या एब्सोल्यूट यूनिट एक ही बात है। एब्सोल्यूट कूलम या एब्सोल्यूट यूनिट बोलो, एक ही बात है। एब्सोल्यूट कूलम को AB कूलम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट कूलम को और क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट कूलम को AB कूलम भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना। EMU बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कब? जब मोशन में हुआ तब। या फिर इसी को EMU बोले, इसी को एब्सोल्यूट कूलम या AB कूलम कहा जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? बोला मैंने, हाँ ऐसा ही है। अब देखो थोड़ा आगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। देखो बच्चों, एकदम डीपली जीरो से एकदम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। एकदम सीरीज में बने रहना, मजा आ जाएगा एकदम। ओके नाउ सर, क्या इस वाले यूनिट से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे जंप किया जा सकता है? बोला हाँ बिल्कुल, एकदम इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे?
तो सबका वैल्यू अब मैं लिखने वाला, ध्यान से देखना, वैल्यू लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना कि सर ऐसा है, अगर मैं बोलूं 1 कूलम, 1 कूलम, तो 1 कूलम में सर कितना स्टार्ट कूलम होगा, कितना स्टार्ट कूलम होगा सर? तो 1 कूलम इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम, है ना, 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम होगा। अच्छा सर 1 कूलम में ये वाला तो पता चल गया सर, 1 कूलम में इतना स्टार्ट कूलम, सर 1 कूलम में कितना एब्सोल्यूट एबी कूलम, या कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या कितना ईएमयू, एक ही बात है। तो सर 1 कूलम में 1/10 ए बी कूलम होगा, 1/10 ए बी कूलम होगा। डेटा याद रखना बच्चों। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मैं 1 ए बी कूलम लिखूं कि 1 ए बी कूलम, तो 10 उधर चला जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 कूलम दैट इज इक्वल टू 1 ऑफ ए बी कूलम, 1 ऑफ ए बी कूलम। ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सर एक चीज है, इतना तो पता चल गया कि कूलम से स्टैट कूलम में चेंज कर सकते हैं, कूलम से स्टैट कूलम। सर कूलम से एब्सोल्यूट यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। डेटा मिल गया सर तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ इससे इसमें जंप करना, तो यहाँ इधर 1 कूलम, इधर 1 कूलम, तो इधर का अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी सर बराबर ही होगा। 1 कूलम समथिंग बराबर, फिर 1 कूलम समथिंग बराबर, तो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग इक्वल टू दूसरा का समथिंग, है ना। तो ऐसे ही देख लीजिए हियर, अगर मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर करूं, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, चलो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 2, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन के हिसाब से मैं देखूं, दोनों इक्वेशन के हिसाब से मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, ध्यान से देखना जरा। यहाँ से सर पता चला कि 1/10 ए बी कूलम इज इक्वल टू 1/10 ए बी कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम, ओके। अच्छा तो सर यहाँ से अगर ए बी कूलम 1 ए बी कूलम अगर निकालना पड़े तो 10 उधर चल जाएगा सर, बिल्कुल सर। जैसे 10 आएगा इधर तो 3 इंटू, बच्चों 10⁹ पहले से था, एक 10 और चला गया तो 10⁻10 हो जाएगा। आपको पता है बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, यहाँ 1 या 9 तो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है पावर जुट गया, है ना। तो 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम हो जाएगा, स्टार्ट कूलम हो जाएगा। बच्चों ये डेटा को आप इस कन्वर्जन को याद रखना, कुछ ऐसा याद रख लेना, ओके ओके, इसको आप ऐसे याद रख लेना। और एक मिनट ओके, चलो बढ़िया, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा यार, एक मिनट बच्चों, जस्ट होल्ड डाउन, ओके गुड। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या सीखा कि सर 1 ए बी कूलम दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम। मतलब सर अगर स्टार्ट कूलम दिया है सर, तो आराम से 1 ए बी कूलम निकाल सकते हैं, तो ए बी कूलम निकाल सकते हैं इतना से मल्टीप्लाई करके। अच्छा ई वाला अगर निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, एक ही मतलब हो जाएगा, है ना। तो ये बातें कर लिए हम लोग कन्वर्जन की, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और इंटर कन्वर्जन, है ना। कुछ और यूनिट आपको याद रखना चाहिए, कुछ और यूनिट आपको, क्योंकि भाई कूलम ना बहुत बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। कूलम एक और यूनिट मैं बता रहा हूँ, कूलम भी अपने आप में बहुत बड़ा, 1-2 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है ना, तो उसके लिए छोटा यूनिट भी यूज करा जाता है। देखना पहले तो एक और यूनिट समझ लो आप, कि अगर मैं एक यूनिट और बताऊं, हाँ सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का, अगर मैं बोलूं एक और यूनिट है जो कि सबसे बड़ा, मैं बोल दूं बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट। अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं कि द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मैं पूरा लिख दे रहा हूं बच्चों, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है मेरे भाई, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जिसका नाम है फराडे। क्या नाम है, फराडे। जनरली केमिस्ट्री में यूज होता है यार
फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है अभी फिलहाल फिजिक्स में 12 क्लास तक तो हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? फराडे। डेटा क्या है सर? तो सर 1 फराडे, इतना बड़ा चार्ज है कि 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। सोचो कूलम अपने आप में बड़ा है मेरे भाई, 96,500 कूलम मिल रहा है तो 1 फराडे बन रहा है, कितना बड़ा यूनिट है ऐसी समझ जाओ, है ना। 96,500 कूलम जब मिल रहा है तो सर 1 फराडे बन रहा है सर, 1 फराडे बन रहा है ना। तो बहुत बड़ा यूनिट है, बिल्कुल याद रखना, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फराडे होगा। ओके नाउ कुछ और यूनिट में लिख दे रहा हूँ, है ना। और यूनिट इंटर कन्वर्जन के लिए कि अगर कूलम देगा तो कैसे हम लोग उसको, या कुछ और देगा तो कैसे चेंज करेंगे, माइक्रो कूलम दे दिया, मिली कूलम दे दिया, तो अब याद रखना अगर 1 मिली कूलम मिल जाए, है ना, मिली कूलम को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चों, m मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -3 कूलम। याद रखना ये मिली कूलम है ना। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम, और 1 इसको बोलेंगे माइक्रो कूलम, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? माइक्रो कूलम। तो सर 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। सर 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। सर अगर ऐसे हो गया 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल 10 टू द पावर -9 कूलम, इतना काफी है, इतना से काम हो जाएगा। ओके चलो मेरे भाई इतना बात तो समझ गए। अभी तक अपन क्या देखे कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का यूनिट पे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताओ चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है? तो याद रखना मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है। ओके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो याद रखना भाई चार्ज का यूनिट तो कूलम है, और चार्ज के पास कोई अपना डायरेक्शन तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो याद रख लीजिएगा एक लाइन कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे पास, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके नाउ आप अगर इतना बात समझ गए, देखो फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक, फिर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारी बातें आपको अच्छे से अगर समझ में आ गई है तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी चार्ज के बारे में पढ़े तो चार्ज का टाइप क्या होगा, है ना, और किस तरह से चार्ज का नेचर होगा। ओके